नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एमआरएम क्लासेस जयपुर पर। विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ समय से हमारी कक्षाओं में जो अहमियत आ रही थी उन्हें जो है हम सुधारने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, उसके लिए हमें क्षमा करना। आज से जो है हम आप लोगों की रेगुलर कक्षाएं लेके आएंगे। उनमें 2 कक्षाएं आएंगी आप लोगों के लिए प्रतिदिन की। आज विद्यार्थियों हम जो बात कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि मेवाड़ है क्या समझना पड़ेगा कि मेवाड़ है क्या, मेवाड़ वर्तमान में कहाँ पर है और पहले के टाइम पे कहाँ पे स्थित हुआ करता था। ये बात जानना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के हम लोग ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेवाड़ प्राचीन काल में कहाँ पे था। यदि हम राजस्थान के नक्शे में देखें तो मेवाड़, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा था ये आता था बीकानेर। किसमें? बीकानेर के अंदर आया करता था। राजस्थान के मैप में प्राचीन कालीन रियासतों को समझिए तुम लोग। सबसे पहले बीकानेर वाले की बात करें तो ये सबसे ऊपर आता था। उसके बाद में ये वाला जो इतना हिस्सा आता था, ये आता था जैसलमेर। किसमें? जैसलमेर में। और उसके बाद में अगर हम बात करें, ये वाला जो बीच का हिस्सा आता था ये आता था मारवाड़ में। कहाँ पे आता था? मारवाड़ के अंदर आया करता था। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, यहां से लगभग यहां तक का जो हिस्सा हुआ करता था, ये वाला हिस्सा आया करता था सिरोही रियासत में। किस में आता था? सिरोही में आया करता था। उसके अलावा आप लोग देखोगे तो यहां पे एक हिस्सा आता था, छोटा सा हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा आता था इसे वागड़ का हिस्सा कहते हैं। कौन सा? वागड़ जो प्रदेश था वो वाला। इसके अंदर केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र ही सम्मिलित हुआ करता था, तो वो किस में आता था? वागड़ के अंदर आया करता था। ये वाला जो इलाका था अपना इधर वाला, ये आता था बूंदी रियासत में। कौन सी में? बूंदी रियासत के अंदर आया करता था। यहां से आप लोग देखोगे तो ये आमेर चला करता था, और बीच का ये वाला जो इलाका था, बीच में ये वाला जो इलाका था वो अजमेर के अधीन आया करता था। तो इधर वाला किस में आ गया? आमेर। प्राचीन काल में जब मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ हुआ था उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उस समय ऊपर आमेर, नीचे बीच में ये जो है अजमेर। और शेष जो बचा हुआ भाग है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो भाग था वो कौन सा था? मेवाड़ का भाग था। कौन सा था? मेवाड़ का भाग था। इसकी सीमा प्राचीन काल में इतने से राजस्थान में ना होकर ये वाली हिस्सा और जुड़ा हुआ रहता था। इस वजह से ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग वाला जो है टेरिटरी हुआ करता था। अब राजस्थान के अंदर ये जो है मेन प्रदेश हुआ करते थे। बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, आमेर, अजमेर, सिरोही, मेवाड़ और बूंदी, ये जो थी मेन रियासतें हुआ करती थी। वागड़ इनमें पहले मेवाड़ का हिस्सा थी, आगे जाकर ये मारवाड़ जो अपने मेवाड़ से अलग होकर वागड़ एक नया प्रदेश बनता है। प्रारंभ में ये मेवाड़ का हिस्सा हुआ करती थी। अब देखो, हम लोगों ने प्राचीन काल की पढ़ ली, लेकिन वर्तमान की भी पढ़नी आवश्यक है। वर्तमान में जो है मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार क्या है, कौन कौन से जिले आते हैं। यदि वर्तमान स्थिति में हम देखें कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहला वाला जो जिला है वो आ जाता है अपना चित्तौड़। सबसे ज्यादा आप लोग यही पढ़ते हो, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ का जब भी इतिहास पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक और जगह का नाम पढ़ा था, और वो जगह थी उदयपुर। उदयपुर का भी हम जब मेवाड़ पढ़ते हैं तो काफी नाम पढ़ते हैं। उदयपुर के अलावा आप लोगों ने जो है एक सिटी का नाम और पढ़ा होगा, और नक्शे में भी देखो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं। उदयपुर आ गया अपना। उसके अलावा एक राजसमंद। कौन सा था? राजसमंद के अलावा नक्शे में देखो यहाँ पे से अपने भीलवाड़ा होता है, तो वो आ जाता भीलवाड़ा। कौन सा आ गया? भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा के अलावा यदि हम बात करें तो एक यहाँ पे देखो प्रतापगढ़ वाला इलाका है, तो इसके अंदर कौन सा आ गया? वर्तमान का प्रतापगढ़ जो जिला है वो भी किसके अंदर ही आ जाता है? अपने
मेवाड़ के अंदर ही आता है। वर्तमान में यदि हम देखें कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते थे, तो वो 5 जिले सम्मिलित होते थे। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ये पांचों के 5 जो जिले हैं वो किसके अंदर सम्मिलित होते थे, वर्तमान मेवाड़ के अंदर सम्मिलित होते थे। और प्राचीन कालीन मेवाड़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पे रियासत हुआ करती थी। अब देखो, जब हमने मेवाड़ पढ़ लिया कि मेवाड़ कहाँ पे है, ये देख लिया, पहले के टाइम का भी देख लिया, आज का भी देख लिया, लेकिन फिर हमारे मन में सवाल आता है, क्या प्राचीन काल से ही मेवाड़ एक ही नाम से जाना जाता है? क्या मेवाड़ को प्राचीन काल से ही एक ही नाम से जाना जाता था? तो अब हम बात करेंगे मेवाड़ के नामों पे। देखो, मेवाड़ वाला जो इलाका है, अक्सर आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर पठारी इलाकों में है, जैसे मेसा का पठार हो गया, लसाड़िया का पठार हो गया, भोमट का पठार हो गया। तो मेवाड़ वाला जो हिस्सा है वर्तमान में हम देखें तो ये पठार वाले हिस्से में स्थित है। तो इसलिए पठारों की उपस्थित होने के कारण मेवाड़ का एक जो नाम है वो हमें क्या मिलता है, प्रागवाट मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? प्रागवाट। मेवाड़ का जो नाम है उसके अंदर देखें तो मेवाड़ का पहला जो हमें अन्य नाम मिलता है वो कौन सा नाम मिल जाता है? प्रागवाट। और प्रागवाट क्यों मिलता है? क्योंकि मेवाड़ के अंदर जो है लोग क्या करते हैं, पठारी क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, इस कारण मेवाड़ को क्या कहा जाता है, प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। दूसरे यदि पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि मेवाड़ का अगला नाम किस नाम से जाना जाता है, तो वो अगला नाम है मेवाड़ का मेदपाट। कौन सा नाम है? मेदपाट। मेवाड़ को अगला जो नाम मिलता है हमें देखने के लिए वो मिलता है मेदपाट। अब सबसे पहले हमारे मन में यही आएगा कि ये मेदपाट क्यों पड़ा नाम? प्रागवाट तो भाई साहब इसलिए पड़ गया क्योंकि ये पठारी क्षेत्रों के अंदर स्थित होता है, इसलिए इसका नाम प्रागवाट है। लेकिन फिर हमारे मन में यह आता है कि इसका नाम मेदपाट क्यों है? तो सुनिए, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर मेद जनजाति, मेद या मेर जनजाति रहा करती थी, इस कारण इस वाले क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेदपाट पड़ गया। तो कौन सी जाति? मेर जाति। मेर जाति के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया भाई साहब, अपने मेदपाट के नाम से पड़ गया। तीसरा, यदि हम इसके नाम की ओर बढ़े तो इसका हमें एक और नाम देखने को मिलता है, और वो यदि हम प्राचीन काल में देखें तो इसका नाम मिलता है सिवी जनपद। कौन सा? सिवी जनपद। अब सिवी जनपद की बात की जाए कि ये सिवी जनपद कैसे नाम पड़ा, तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन काल के अंदर जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो अलेक्जेंडर के हमले के समय उत्तरी भारत से कुछ जातियां अपने राजस्थान के अंदर आके बस जाती है। लड़ाकू जातियां, जो योद्धा टाइप की जातियां थी, वो आके बस जाती है। उनमें योद्धे, मालव और जो सिवी जाति के लोग थे वो आके अपने राजस्थान में बसते हैं, और उनमें अपने राजस्थान के अंदर चित्तौड़ वाला जो इलाका है वहां पे सिवी जाति के लोग आके रहते हैं। और उन लोगों ने धीरे धीरे एक नगरी नाम के स्थान को, राजधानी किसको बनाया था? नगरी नाम का जो स्थान था, नगरी या माध्यमिका, नगरी या माध्यमिका नाम का एक जगह थी, उसको इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर रहने लग गए। तो इस वजह से जो है इसे प्राचीन काल में सिवी जनपद के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सिवी जाति के लोग रहा करते थे। तो अपने नामों की बात करें, ये तो वर्तमान क्षेत्र हो गया भाई साहब, ये अपने प्राचीन काल का हो गया, और ये इसके उपनाम हो गए। उपनाम कर देता हूँ। इसके उपनाम कितने हो गए? यही अपने 3 उपनाम हो गए, प्रागवाट, मेदपाट और सिवी जनपद। ये तीनों जो है इसके उपनाम हुआ करते थे। तो अब आप लोग जो है इनके उपनामों को पढ़िए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम लोग आगे इसके अंदर बात करते हैं कौन से वंश का शासन हुआ करता था, मेवाड़ पे कौन से वंश का अधिकार होता था, वो वंश आया कहां से था, सारी जानकारी लेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है हम विद्यार्थियों बात करेंगे कि मेवाड़ के अंदर कौन से वंश का अधिकार हुआ करता था, मेवाड़ के अंदर जो है किस राजवंश ने, कौन सी डायनेस्टी थी जो यहाँ पर इतने वर्षों तक राज करती रही, कौन कौन सी डायनेस्टी आई। तो सबसे पहले देखें कि कौन सा राजवंश था,
तो यहाँ पे गुहिल राजवंश था। कौन सा राजवंश आता है? गुहिल राजवंश आता है। मेवाड़ को जब भी हम पढ़ते हैं तो पूर्णतः गुहिल राजवंश ही मिलता है। चाहे देखो आप शुरुआत से देखोगे तो इन गुहिलों को गुहिल कहा जाता था, लेकिन बाद में जाकर ये अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाने लग गए थे। वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिसोदिया भी थे गुहिली। ये बात आप लोगों को यहाँ पर, जैसे आप महाराणा प्रताप के देखोगे तो वो अपने आप के नाम के आगे सिसोदिया लगाते थे। महाराणा सांगा अपने नाम के आगे जो है सिसोदिया लगाया करते थे। आप ये भी देखोगे मेवाड़ के अंदर जो है कई जो राजा है उनके रावल लगा मिलता है, महारावल लगा हुआ मिलता है, जबकि अधिकांश राजाओं के महाराणा या राणा लगा हुआ मिलता है। तो वो भी हम आगे बात करेंगे कि वो क्यों मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ये जो गुहिल राजवंश है ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये गुहिल राजवंश प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो है अपने राजस्थान के इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। सबने एक अलग अलग मत प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड, किन्होंने? राजस्थान के इतिहास के जो पिता है कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड जी ने कहा कि भाई साहब राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को जानते हो आप लोग, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और राजस्थान का जो इतिहास है सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से उन्होंने ही लिखा था। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ये एक विदेशी थे, अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी राजस्थान के अंदर पोस्टिंग थी और इन्होंने मेवाड़ का इतिहास न लिखकर केवल पूर्णतः अपने संपूर्ण राजस्थान का ही जो है इतिहास लिखने का कार्य किया था। इनकी पुस्तक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटी, जो राजस्थान नाम से 1829 में विद्यार्थियों उस पुस्तक के अंदर पहली बार राजस्थान को राजस्थान के नाम से जो है पुकारा गया था। अब देखो इसके अंदर बात करें कि अपना राजस्थान जो है उसके अंदर ये गुहिल राजवंश आया कहां से? तो कर्नल जेम्स टोड जी कहते हैं तो अपने पड़ोस के अंदर गुजरात एक राज्य है। कौन सा? गुजरात। और गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है वल्लभी। कौन सी? वल्लभी नाम की जगह है गुजरात में। और उस वल्लभी का जो राजा है उसका नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। मतलब ये कहते हैं कि गुजरात का एक राजा है, गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी और वल्लभी का राजा है शिलादित्य। उसकी पत्नी पुष्पावती, कौन? उनकी पत्नी पुष्पावती, वो जब गर्भवती थी तो अपने राजस्थान के अंदर आती है अंबा माता की पूजा करने के लिए। वो अपने राजस्थान में आती है और जब पुष्पावती यहाँ से लौट के जा रही थी अपने गुजरात की तरफ, तब उन्हें रास्ते में कोई ब्राह्मण मिलता है और वो ब्राह्मण कहते हैं, कुछ ब्राह्मण मिलके, कि महाराज वाला जो वल्लभी था वहां पे तो अटैक कर दिया गया है और उस जगह को जो है नष्ट कर दिया गया है। अब आप वहां पे जाने से, आपके वहां पे जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप वहां पे जाओगे तो कुछ लाभ नहीं होगा हमें, आपको भी वहां पे मार दिया जाएगा शत्रुओं के द्वारा। बाकी जो रानियां थी राजा की, उन्होंने वो सती हो गई है राजा के साथ में। तो पुष्पावती जी कहते हैं मैं भी सती होंगी, मैं भी वल्लभी में जाऊंगी। तब ब्राह्मण कहते हैं कि एक गरीब गर्भवती जो महिला होती है वो गर्भवती महिला कभी सती नहीं हो सकती, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। और ये जो पुष्पावती है वहीं पर ब्राह्मणों के साथ में रहने लग जाती है सिरोही वाले इलाके के अंदर, और वहीं पर अपने पुत्र के साथ में रहती है। और बाद में जब पुत्र को जन्म देती है ये, तो कुछ समय पश्चात ब्राह्मणों से कहती है कि अब मेरे बेटा हो गया है तो अब मुझे जाना चाहिए और सती होना चाहिए। और पुष्पावती वहां से बाद में आती है जब बच्चा होने के बाद में, और यहीं पे वल्लभी में आके सती हो जाती है। लेकिन वो अपने पुत्र को ब्राह्मणों को सौंप जाती है और जिस ब्राह्मण को सौंपा था उस ब्राह्मण का नाम था विजयादित्य ब्राह्मण। क्या नाम था? विजयादित्य ब्राह्मण। और विजयादित्य जो ब्राह्मण था वो इस पुत्र को अपने पास में रखता है और यहीं पे इसको पालता है। कहते हैं कि ब्राह्मणों को भी डर लगा कि कहीं पर शत्रु आके इस बच्चे को हमसे छीन नहीं ले, इसलिए ब्राह्मणों ने जो है उस बालक को जो गुफा में रखा था, कहाँ पे? गुफा के अंदर रखा था। और गुफा में रहने के कारण इस बालक का नाम क्या पड़ गया था? गुहादित्य। क्या नाम पड़ गया था? गुहादित्य। गुहादित्य। और ये जो नाम था इसी के कारण आगे जाके गुहादित्य का गुहिल कब हो गया पता ही नहीं चला। अक्सर अपने राजस्थान के अंदर लोग बातें तो ऐसे ही बदल देते हैं, तो नाम बदलना कौन सा बड़ी बात थी। एक आदमी के 4-5 नाम रहते हैं अपने राजस्थान के अंदर,
तो फिर राजस्थान के अंदर जो है गुहादित्य का गुहिल कब बना दिया गया किसी को पता ही नहीं चलता। तो देखो याद करना क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है वल्लभी, और वल्लभी के राजा कौन है, शिलादित्य, और शिलादित्य की वाइफ पुष्पावती राजस्थान के अंदर अंबे माता की पूजा करने आई हुई थी, और तब शिलादित्य को किसी ने हरा दिया और सारी रानियां उनके साथ सती हो जाती है। उसके बाद में बात करें तो पुष्पावती यहीं पे अपने बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद में वापस शिलादित्य वाले इलाके में जाती है और वहां पे सती हो जाती है अपने पति की पुरानी चीजों के साथ में। और जब पुष्पावती देख के किसको जाती है, अपने पुत्र को, तो विजयादित्य नाम का एक ब्राह्मण है उसको अपना पुत्र दे के जाती है। विजयादित्य को भी डर लगता है कि कहीं कभी शत्रु ने आके यदि हमला कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए विजयादित्य उस पुत्र को एक गुफा में रखता है, और उस गुफा में रहने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, गुहादित्य नाम पड़ जाता है। देखो कर्नल जेम्स टोड की तो ये वाली थ्योरी है, कर्नल जेम्स टोड जी अपने ये वाली थ्योरी देते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि देखें तो हमें एक अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख, सामोली अभिलेख, सामोली अभिलेख। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सामोली अभिलेख को बता देते हैं। यहाँ पे अपने जो है जगह नहीं बच रही है, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सामोली अभिलेख पर बात कर लेते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब किस पे बात करते हैं हम, सामोली अभिलेख पे। तो सामोली नाम की जो एक जगह है वहां से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, और उस अभिलेख का टाइम पीरियड यदि हम देखें तो वो होता है हमारे लगभग 646 ईस्वी का। 646 ईस्वी का जो है अपने ये शिलालेख मिलता है, और इस शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो शिलालेख है वो किसी शिलादित्य नामक राजा के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में बना था, शिलादित्य नाम का एक राजा था, उसके शासनकाल के अंदर जो है ये शिलालेख बना था। लेकिन इस शिलालेख के अंदर यह बात गलत कही गई है। एक बात जो है थोड़ी अलग साबित होती है कि जो हम पहले जितने दिनों से हम गुहिल का पिता शिलादित्य को मानते हैं वो बात गलत हो जाती है कर्नल जेम्स टोड जी, क्योंकि इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि गुहिल वंश का प्रारंभ गुहिल से होता है। किससे होता है, गुहिल से होता है, और गुहिल के बाद में भोज नाम का एक राजा आता है, भोज के बाद में एक महेंद्र नाम का राजा आता है। कौन आता है, महेंद्र नाम का राजा आता है, और महेंद्र के बाद में नाग नाम का राजा आता है। जब 4 पीढ़ियां गुजर जाती है, गुहिल के वंश की 4थी पीढ़ी के अंदर नाग आता है, और 5वीं पीढ़ी के अंदर शिलादित्य नाम का राजा आता है। कौन आता है, शिलादित्य नाम का राजा आता है। यानी इसके अकॉर्डिंग तो गुहिल का बेटा भोज था, भोज का बेटा महेंद्र था, महेंद्र का बेटा नाग था, और नाग का बेटा शिलादित्य था। परंतु अपने कर्नल जेम्स टोड जी ने तो कहा कि शिलादित्य ही बाप था गुहिल का। इसका मतलब यह बात गलत साबित होती है कर्नल जेम्स टोड की कि शिलादित्य गुहिल के पिता थे। तो फिर सवाल आता है कि ये अपने शिलादित्य थे, तो शिलादित्य का टाइम तो 646 ईस्वी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 646 ईस्वी। ईस्वी को एडी लिख सकता हूं, ईस्वी को एडी कहते हैं, तो इसको क्या क्या शिलादित्य का 646 ईस्वी के। अपने इतिहासकारों ने सोचा गुहिल का निकालना है, गुहिल के बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो क्यों ना एक एक राजा को कम से कम 20 साल का शासन दिया जाए। तो शिलादित्य का यदि 20 साल मानते हैं तो नाग का शिलादित्य से 20 साल पहले ही होगा। एक राजा ने लगभग 20 साल शासन किया होगा तो बहुत है। तो शिलादित्य से 20 साल पीछे इसका 626 ईस्वी। और इधर देखें महेंद्र वाला 606 ईस्वी, और महेंद्र के बाद में जब भोज को देखें तो 586 ईस्वी, और फिर जब हम गुहिल को देखते हैं तो वो आ जाता है 566 ईस्वी। कब आ जाता है, 566 ईस्वी। इसका मतलब यह हुआ कि अपना जो गुहिल है, इस गुहिल ने 566 ईस्वी के लगभग अपना राज्य जो है प्रारंभ किया होगा, और गुहिल राजवंश जो है लगभग 566 ईस्वी से प्रारंभ होता है, और जब तक अपना हिंदुस्तान आजाद नहीं हो जाता तब तक अपने मेवाड़ पर अधिकार करके रखता है। गुहिल राजवंश का मेवाड़ पर हमेशा से अधिकार रहता है। तो विद्यार्थियों देखो, ये वाली जो बात थी वो हम लोगों ने याद कर लिया।
अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गुहिल के राजवंश के अंदर कोई प्रतापी राजा कैसे हुए, कितने बड़े राजा हुए थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके प्रतापी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। आज की कक्षा को तो मेरे हिसाब से यहीं पर विराम देना चाहिए, क्योंकि यदि हम मेवाड़ का आरंभिक इतिहास पढ़े तो उसके लिए यह कक्षा पूर्णतः हो चुकी है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर गुहिल जो थे वो यहीं से प्रारंभ होते हैं। गुहिलों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसके अंदर हम जो है गुहिल राजवंश के एक बड़े राजा बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक राजाओं में सबसे बड़ा राजा यदि किसी को माना जाता है तो वो राजा थे अपने बप्पा रावल, और बप्पा रावल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होने लग जाती है। बप्पा रावल का टाइम पीरियड तक हम लोगों को जानकारी देता है, टाइम पीरियड की जानकारी भी मिल जाती है, तो हम वो वाली बात भी जो है पढ़ेंगे। उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को यह कक्षा पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप लोगों के जो भरोसा है उसी पर हमारा चैनल चलता है। विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ समय से हमारी कक्षाओं में जो अहमियत आ रही थी उन्हें जो है हम सुधारने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, उसके लिए हमें क्षमा करना। आज से जो है हम आप लोगों की रेगुलर कक्षाएं लेके आएंगे। उनमें 2 कक्षाएं आएंगी आप लोगों के लिए प्रतिदिन की। आज विद्यार्थियों हम जो बात कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि मेवाड़ है क्या। क्या समझना पड़ेगा कि मेवाड़ है क्या, मेवाड़ वर्तमान में कहाँ पर है और पहले के टाइम पे कहाँ पे स्थित हुआ करता था। ये बात जानना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के हम लोग ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेवाड़ प्राचीन काल में कहाँ पे था। यदि हम राजस्थान के नक्शे में देखें तो मेवाड़, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा था ये आता था बीकानेर। किसमें? बीकानेर के अंदर आया करता था। राजस्थान के मैप में प्राचीन कालीन रियासतों को समझिए तुम लोग। सबसे पहले बीकानेर वाले की बात करें तो ये सबसे ऊपर आता था। उसके बाद में ये वाला जो इतना हिस्सा आता था, ये वाला, ये आता था जैसलमेर। किसमें? जैसलमेर में। और उसके बाद में अगर हम बात करें, ये वाला जो बीच का हिस्सा आता था ये आता था मारवाड़ में। कहाँ पे आता था? मारवाड़ के अंदर आया करता था। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, यहाँ से लगभग यहाँ तक का जो हिस्सा हुआ करता था, ये वाला हिस्सा आया करता था सिरोही रियासत में। किस में आता था? सिरोही में आया करता था। उसके अलावा आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक हिस्सा आता था, छोटा सा हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा आता था इसे वागड़ का हिस्सा कहते हैं। कौन सा? वागड़ जो प्रदेश था वो वाला। इसके अंदर केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र ही सम्मिलित हुआ करता था, तो वो किस में आता था? वागड़ के अंदर आया करता था। ये वाला जो इलाका था अपना इधर वाला, ये आता था बूंदी रियासत में। कौन सी में? बूंदी रियासत के अंदर आया करता था। यहां से आप लोग देखोगे तो ये आमेर चला करता था, और बीच का ये वाला जो इलाका था, बीच में ये वाला जो इलाका था वो अजमेर के अधीन आया करता था। तो इधर वाला किस में आ गया? आमेर। प्राचीन काल में जब मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ हुआ था उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उस समय ऊपर आमेर, नीचे बीच में ये जो है अजमेर। और शेष जो बचा हुआ भाग है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो भाग था वो कौन सा था? मेवाड़ का भाग था। कौन सा था? मेवाड़ का भाग था। इसकी सीमा प्राचीन काल में इतने से राजस्थान में ना होकर ये वाली हिस्सा और जुड़ा हुआ रहता था। इस वजह से ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग वाला जो है टेरिटरी हुआ करता था। अब राजस्थान के अंदर ये जो है मेन प्रदेश हुआ करते थे। बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, आमेर, अजमेर, सिरोही, मेवाड़ और बूंदी, ये जो थी मेन रियासतें हुआ करती थी। वागड़ इनमें पहले मेवाड़ का हिस्सा थी, आगे जाकर ये मारवाड़ जो अपने मेवाड़ से अलग होकर वागड़ एक नया प्रदेश बनता है। प्रारंभ में ये मेवाड़ का हिस्सा हुआ करती थी।
अब देखो हम लोगों ने प्राचीन काल की पढ़ ली, लेकिन वर्तमान की भी पढ़नी आवश्यक है। वर्तमान में जो है मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार क्या है, कौन कौन से जिले आते हैं। यदि वर्तमान स्थिति में हम देखें कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहला वाला जो जिला है वो आ जाता है अपना चित्तौड़। सबसे ज्यादा आप लोग यही पढ़ते हो, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ का जब भी इतिहास पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक और जगह का नाम पढ़ा था और वो जगह थी उदयपुर। उदयपुर का भी हम जब मेवाड़ पढ़ते हैं तो काफी नाम पढ़ते हैं। उदयपुर के अलावा आप लोगों ने जो है एक सिटी का नाम और पढ़ा होगा, और नक्शे में भी देखो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं। उदयपुर आ गया अपना। उसके अलावा एक राजसमंद, कौन सा था, राजसमंद। राजसमंद के अलावा नक्शे में देखो यहाँ पे से अपने भीलवाड़ा होता है तो वो आ जाता भीलवाड़ा, कौन सा आ गया, भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा के अलावा यदि हम बात करें तो एक यहाँ पे देखो प्रतापगढ़ वाला इलाका है, तो इसके अंदर कौन सा आ गया, वर्तमान का प्रतापगढ़ जो जिला है वो भी किसके अंदर ही आ जाता है, अपने मेवाड़ के अंदर ही आता है। वर्तमान में यदि हम देखें कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते थे, तो वो 5 जिले सम्मिलित होते थे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। ये पांचों के 5 जो जिले हैं वो किसके अंदर सम्मिलित होते थे, वर्तमान मेवाड़ के अंदर सम्मिलित होते थे। और प्राचीन कालीन मेवाड़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पे रियासत हुआ करती थी। अब देखो जब हमने मेवाड़ पढ़ लिया कि मेवाड़ कहाँ पे है, ये देख लिया, पहले के टाइम का भी देख लिया, आज का भी देख लिया, लेकिन फिर हमारे मन में सवाल आता है, क्या प्राचीन काल से ही मेवाड़ एक ही नाम से जाना जाता है? क्या मेवाड़ के अन्य नाम नहीं थे?